तो we'll start by the first thing which is the syllabus. तो अगर मैं एक सिंपल चीज आपसे पूछूं तो GS1 और GS4 जो मेंस के 4 पेपर है हमारे, उसमें अगर मैं जनरल क्वेश्चन ये पूछूं कितने टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, कभी आपने इसको देखने की कोशिश करी, काउंट करने की कोशिश करी कि GS1 से लेके GS4 4 पेपर मेंस के, उन 4 पेपर्स में सिलेबस के अंदर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर टॉपिक्स हैं, सोसाइटी है उसमें टॉपिक्स हैं। टोटल कितने ऐसे टॉपिक्स हैं? कभी काउंट किए? नहीं। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है प्रिपरेशन कि जब यही नहीं पता कि सिलेबस है क्या तो फिर पढ़ क्या रहे हैं ये भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पर जो दिक्कत आती है वो यही आती है, हम किताब ले आते हैं पढ़ने के लिए और किताब खोल के पढ़ने लग जाते हैं बिना सोचे समझे कि वो किताब सिलेबस को कवर भी कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहले जानना है कि सिलेबस क्या है। हमारे यूपीएससी के सिलेबस में 62 टॉपिक्स जनरल स्टडीज, और ये जो 62 टॉपिक्स हैं इसमें अगर आप फर्दर सब टॉपिक्स देखो तो 185 सब टॉपिक्स। तो ये 62 टॉपिक्स 185 सब टॉपिक्स जब तक आपके दिमाग में पूरे छपे नहीं होंगे, खून में नहीं बहेंगे, चलते फिरते आपको नहीं पता होंगे, तब तक बड़ी दिक्कत है। तो एक एक चीज को एक एक करके समझते हैं। आप अपने कॉपी वगैरह जो भी लाए हो उसमें सबसे पहले हेडिंग दो जनरल स्टडीज पेपर 1, और जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वहां पर सिलेबस क्या है। आप अगर जीएस मेंस पेपर 1 का सिलेबस देखते हो तो उस सिलेबस में सबसे पहले यूपीएससी ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, और हिस्ट्री की जो पहली लाइन है आप वो लाइन लिखो पहले, सिलेबस की लाइन, इंडियन कल्चर हाइफन, हाइफन समझते हो, एक छोटी सी लाइन, इंडियन कल्चर हाइफन salient aspects of art forms, literature and architecture from ancient to modern times, ये हमारे सिलेबस की पहली लाइन। और इस लाइन में आप देखो सबसे पहला शब्द क्या लिखा है? इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर को उसने डिफाइन भी किया, आगे हाइफन लगा। यहाँ पर दो पैरामीटर्स को उसने डिफाइन किया। सबसे पहले उसने बोला है सेलिएंट एस्पेक्ट्स। जो सिलेबस में वर्ड लिखा है सेलिएंट एस्पेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब लिखो आप, सेलिएंट एस्पेक्ट मींस द सिग्निफिकेंट फीचर्स और द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ कल्चर। Prominent features of culture in 3 forms: art, literature, architecture. In 3 forms: art, literature and architecture. अब देखो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिलेबस में अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो जैसे हम कहते हैं कल्चर पढ़ा, अब कल्चर एक लाइन का सिलेबस है, उस एक लाइन के सिलेबस के लिए आप लाते हो 600 पेज की किताब, बिना सोचे समझे कि वो जो 500-600 पेज की कोई भी आप किताब ले लेते हो कि वो रेलेवेंट है भी है। सिलेबस में वो आपसे कल्चर में क्या पूछ रहा है? सबसे पहले वो ये पूछ रहा है आर्ट फॉर्म्स, दूसरा पूछ रहा है आपसे आर्किटेक्चर, तीसरा आपसे वो पूछ रहा है लिटरेचर। और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि सिलेबस में उसने आगे लिखा है एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम में जो भी पूरी हमारी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है, उस क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री के दौरान हमें क्या चीज पढ़नी है? हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंटली 3 ही चीजें, व्हिच आर लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड आर्ट फॉर्म्स। अब आप इसको आइसोलेटेड तरीके से पढ़ो या आप इसको क्रोनोलॉजिकली पढ़ो, ये चॉइस आपका है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम इसको बेसिकली क्या करते हैं कि अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं। अलग-अलग तरीके से पढ़ने का मतलब समझ रहे हो? कल्चर में आप कैसे पढ़ते हैं? कल्चर जो है, कल्चर की कोई भी जब आप किताब लेते हो उस किताब में आप क्या करते हो? आप उस किताब को पढ़ना शुरू कर देते हो चैप्टर वाइज। उसमें ये भी नहीं देखते हम कि आर्ट फॉर्म कवर हो रहे हैं, आर्किटेक्चर कवर हो रहा है, लिटरेचर कवर हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन यूपीएससी आपसे ये 3 चीजें मांगती है, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये 3 चीजों पे ही क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है? ये सब छोड़ के हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। अब आप पढ़ रहे हो बैठ के रिलीजन, आप पढ़ रहे हो बैठ के नेशनल अवार्ड्स कल्चर के नाम पे,
फिर आपको वहां पे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे कि कल्चर टफ। अब कल्चर नहीं है, आपकी प्रिपरेशन उल्टी थी। आपने प्रिपरेशन में वो नहीं पढ़ा जो यूपीएससी आपसे चाह रहा था पढ़ना। तो इस चीज को इसी रीजन से कल्चर को पहली बार हमेशा क्रोनोलॉजिकली पढ़ो। फॉर एग्जांपल अगर आप एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आप स्टोन एज की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो स्टोन एज में आर्ट फॉर्म्स को देखो। स्टोन एज पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आप जाते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसके आर्ट फॉर्म्स को देखो, आर्किटेक्चर को देखो, लिटरेचर को देखो। अगर आप इसको आइसोलेट करके पढ़ोगे तो नहीं होगा कल्चर। और अगर आपको लगता है कि 400-500 पेज की किताब लेके कल्चर की हम बैठ देंगे और एक दिन कल्चर बैठ के याद कर लेंगे, वो कभी नहीं होगा। तो सिलेबस को समझना जरूरी है। देखो सिलेबस कितना साइंटिफिकली डिजाइन है, कितने क्लियर कट लैंग्वेज में यूपीएससी ने लिखा है कि उसको क्या चाहिए आपसे। तो ये चीज समझ आई आप। सबसे पहला पॉइंट जो है सिलेबस। अब अगले पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट देखो सिलेबस का। सेकंड पॉइंट देखो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट the middle of 18th century until the present events hyphen लगाएंगे उसके बाद और लिखेंगे significant events, personalities and issues. significant event, personalities and issues. अब आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। सिलेबस में क्या लिखा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विल कवर इवेंट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। अब आप अगर कोई लोकप्रिय किताब उठा लोगे जो स्टार्ट ही 1857 से हो रही है, तो आपका सिलेबस पहले ही अधूरा है। और जो लोकप्रिय किताब की बात कर रहा हूं वो है स्पेक्ट्रम, जो नर्क किताब है, क्योंकि वो स्टार्ट होती है 1857 से और सिलेबस क्या है मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। क्या है सिलेबस? 1757। इफेक्टिवली देखा जाए तो 1757 को इतना गेम चेंजिंग इवेंट नहीं था। गेम चेंजिंग इवेंट उससे 50 साल पहले था, 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब, जिसके बाद हम कहते हैं कि मुगल एम्पायर बिगन टू डिसइंटीग्रेट डिक्लाइन। वहां से स्टार्ट करनी है पहली बात। तो ये सबसे बड़ा है कि मॉडर्न इंडिया हमने पढ़नी शुरू करी कहां से? हमने शुरू करी थी 1857। क्यों? क्योंकि किताब है 1857 से। आप चीज को समझ रहे हो? एक चीज याद रख लो बेटा, किताब आपकी एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई है, वो एक बिजनेस के लिए लिखी गई है। किताब का काम है पैसे कमाना, ऑथर का काम है पैसे बनाना। आपका एग्जाम पास कराना उसका इंटरेस्ट नहीं होता। इसी रीजन से 90% यूपीएससी की किताबों में सिलेबस का कवरेज नहीं होता। तो सबसे पहली चीज क्या है जी कि सिलेबस को समझो। मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि आपको इफेक्टिवली यहां पे जो आप क्लियर करता है कि बोलोगे नहीं इसको कि मॉडर्न इंडिया प्रिपरेशन नंबर 1 हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1707। आपको 1707 से ही मॉडर्न इंडिया पढ़नी। दूसरी चीज देखो सिलेबस में क्या लिखा है। मान लिया जी सिग्निफिकेंट इवेंट्स। सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बाद लिखा पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। तीन चीजें हैं वहां पे। सिग्निफिकेंट इवेंट्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे इवेंट्स जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट अभी आपको बताया था, डेथ ऑफ औरंगजेब। ये सिग्निफिकेंट इवेंट क्यों? क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद जितने सक्सेसिव रूलर्स आए वो इतने कमजोर थे कि औरंगजेब के मुकाबले के वो थे ही, जिसकी वजह से क्या हुआ? मुगल एम्पायर फर्स्ट डिक्लाइन देन डिसइंटीग्रेट। हम पहले कहते हैं डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जो सब्सिक्वेंट और सक्सेसिव रूलर्स थे वो वीक, और उनके वीक होने के कारण एम्पायर का क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन, टूटने का था। तो 1707 इज व्हाट? अ सिग्निफिकेंट इवेंट। समझ में आई चीज? दूसरी चीज क्या है कि अब सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज। अच्छा, अभी तक एक टेंडेंसी थी यूपीएससी की कि जनरली वो पर्सनालिटीज पूछता था जो बड़ी कॉमनली नोन थी। सिंपल एग्जांपल गांधी, नेहरू, टैगोर। और ये एक प्रॉब्लम एथिक्स में होती है। एथिक्स में क्या होता है कि बच्चे को जब कोई एथिकल थिंकर नहीं आता तो वो एक ही चीज करता है, गांधी, नेहरू, टैगोर डाल। वो भी नहीं होगा तो थोड़ा सा बच्चा एडवांस करेगा अपने को, तो कहेगा चलो अम्बेडकर डाल। और सरप्राइजिंग बात है यूपीएससी के चारों थिंकर्स कभी भी बहुत रेयरली पूछती है और इनका एप्लीकेशन होता ही नहीं। और अगर आप मॉडर्न इंडिया के लास्ट 5-7 इयर्स के क्वेश्चंस देखो, खास करके प्रीलिम्स के, अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे कि ऐसी वो हिडन पर्सनालिटीज पूछ रहा है जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी आपको। और पर्सनालिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सिलेबस में लिखा है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हुए ये चीज याद रख लेना कि पर्सनालिटीज का कंपाइलेशन अलग से करना है।
प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल पर्सनालिटी सेंट्रिक क्वेश्चन आ रहे हैं। और तीसरा यहाँ देखो क्या वर्ड है जी, इश्यूज। इश्यूज का क्या मतलब हुआ? इश्यूज का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है, जो जो हिस्ट्री में टेंशन आ रहे हैं। टेंशन का क्या मतलब है? फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एक टेंशन वाला सिनेरियो। क्यों टेंशन वाला सिनेरियो? कांग्रेस वैसी एक टेंशन है देश में, और टेंशन इसलिए थी क्योंकि जब कांग्रेस इमर्ज हुई उससे पहले छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशन, और कांग्रेस के इमर्ज होने के बाद एक यूनिफाइड एसोसिएशन आया। जब वो यूनिफाइड एसोसिएशन आया तब क्या हुआ कि पूरी पॉलिटिकल डायरेक्शन चेंज हुई, क्योंकि एक यूनिफाइड मॉडरेट्स के थ्रू मैसेज देना शुरू हुआ। समझ में आई ये चीज? अगली लिखिए लाइन सिलेबस की। द फ्रीडम स्ट्रगल, its various stages and important contributors and contributions. Various stages and important contributors and contributions from different parts of the country. अब देखो मॉडर्न इंडिया को यूपीएससी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट क्या था जो आपने ऊपर लिखा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विल इंक्लूड, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बाद स्पेसिफिकली एक अलग पॉइंट लिखा है कॉल्ड फ्रीडम स्ट्रगल। और फ्रीडम स्ट्रगल में क्या लिखा है यहाँ पर? कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर लोकल एंड रीजनल लीडर्स। आज तक मॉडर्न इंडिया में जब हम पढ़ते हैं हम एक नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव लेके पढ़ते हैं। नेशनल मूवमेंट क्या चली, नेशनल लेवल पर फ्रीडम स्ट्रगल क्या चला। आप यूपीएससी के मेंस के पिछले 5 साल के सवाल देखिए, पेपर 1 में जो हिस्ट्री में आ रहे हैं, पेपर 1 के हिस्ट्री के पिछले 5 साल के सवाल रीजनल लीडर्स पे आ रहे हैं। वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में मूवमेंट कैसे चली, तमिलनाडु में मूवमेंट कैसे चली, और वो ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं। और यहाँ से आपको वो एबिलिटी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई कि आपको सीखनी है, व्हिच इज द न्यूज़पेपर लैंग्वेज, क्योंकि सारी चीजें न्यूज़पेपर है। वहां से आप इसको लिंक करके सिलेबस में ला पा रहे हो या नहीं, ये एक चैलेंज है आपका। और जिसने ये एबिलिटी पकड़ ली उसका प्रीलिम्स और मेंस एक ही बार में निकलेगा, जिसने नहीं पकड़ी वो कई साल बैठा रहेगा, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि यही तरीका है निकलने का। तो फ्रीडम स्ट्रगल पे स्पेसिफिक एम्फेसिस है यूपीएससी की तरफ से। और यहाँ पर ये वर्ड नोट करो, कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूटर्स। कंट्रीब्यूटर्स मींस कि यहाँ पर दोबारा उसने हाईलाइट किया है कि फ्रीडम स्ट्रगल वाली पर्सनालिटीज कंट्रीब्यूटर्स हो, फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट। So there are two places in the syllabus where word personality is emphasized with respect to modern India. अब आप समझ रहे हो कि प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन इतना आज की डेट में पर्सनालिटी सेंट्रिक, कंट्रीब्यूटर सेंट्रिक क्यों है? तो थोड़ा सा चीजों को समझना है यार। देखो एग्जाम जो है ना यूपीएससी का, ये सिर्फ एक अटेंशन मांगता है। अटेंशन मतलब कि थोड़ी सी अटेंटिवनेस चाहिए आपको, और थोड़ा सा स्मार्टनेस होनी चाहिए बंदे में चीजों को न्यूज़पेपर से लिंक करने। अगर आप में ये एबिलिटी डेवलप कर ली आपने तो आप आराम से निकल जाओगे। अगर आप रोते रहोगे ये चीज को लेके कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। करना आपको ही पड़ेगा, और चीज समझनी जरूरी है कि करना क्या है और कैसे। अब लिखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन and reorganization within the country. Consolidation and reorganization within the country. अब देखो कितनी सरप्राइजिंग बात है। एक लाइन का सिलेबस है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का। कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन दो वर्ड्स हैं बस। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको कंसोलिडेट करके स्टेट्स कैसे बनाए। और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से इंडिया में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें किन-किन बेसिस ऑफ डिमांड्स के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुई। पोस्ट इंडिपेंडेंस के सिलेबस में ये दो चीज क्वेश्चंस अगर आप देखो ये दो ही वर्ड्स में है। प्रॉब्लम क्या है, आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की कोई मार्केट में किताब उठा लो, आप उस किताब का स्ट्रक्चर देखो क्या है। नेहरू एरा, इंदिरा गांधी एरा, राजीव गांधी एरा, नरसिम्हा राव। कन्वीनियंस के लिए ऑथर्स ने क्या कर रखा है, किताब बना रखी है इसके तरीके से कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई वो देखिए। आप आज जाके चेक कर लेना, कोई भी किताब मार्केट में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की या कोई भी मार्केट में फेमस नोट्स जो पीडीएफ में मिलते हैं,
डाउनलोड करके चेक कर लेना, यही मिलेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। सिलेबस क्या है? कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। और ब्यूटी बता रहा हूँ, ये दो शब्द आपको सिलेबस के जो है इसका कंटेंट किसी मटेरियल में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिलेबस में क्या लिखा हमने वो देखा ही नहीं। हमने देखा वर्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमने सारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिए, जबकि वो क्वेश्चन ही नहीं आया। तो फोकस किस चीज पे करना है? नंबर 1 कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखो दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चन इसके ऊपर कभी भी एग्जाम में दोबारा भी आ सकता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला जो पार्ट है उसमें यूपीएससी ने कोई एंडिंग डेट नहीं दिया, उसने कहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में 1947 से लेके आज तक। यहाँ पर आज की डेट में कंसोलिडेशन रीऑर्गेनाइजेशन जो एक डेली फिनोमेना है इंडिया के स्टेट्स को लेकर, उसका सारे क्वेश्चंस कभी भी कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं। आज अगर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश मिलकर ये कहते हैं कर्नाटका के साथ हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बनाएंगे, एक चैलेंज है जो आज न्यूज़पेपर में चल रहा है। आज से 1 साल पहले जो अभी एक पंजाब के अंदर पूरी खालिस्तान की मूवमेंट का एक रिवाइवल देखने को मिला था, जिसमें वायलेंस हुई अलग अलग जगहों पर पंजाब के स्टेट में, वो क्या है? एक चैलेंज है रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ये चैलेंजेस रोज आते हैं न्यूज़पेपर में, पर क्वेश्चन ये है कि आप उसको लोकेट कर पा रहे हो वहां पर या नहीं कर पा रहे, और वहां से उसको सिलेबस में फिट करके उसको पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। तो फिर मैं वही चीज बोलूं, फर्स्ट की इज द सिलेबस, सेकंड की इज अप्लाइंग द सिलेबस टू द न्यूज़पेपर। तो जब तक आप सिलेबस को न्यूज़पेपर में नहीं अप्लाई करोगे दिक्कत है। अब अगला देखो, हिस्ट्री ऑफ events from 18th century such as industrial revolution, world wars, redrawal, REDRAWL, redrawal means redrawing, redrawal of national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc. Their forms and effect on the society. Their forms and effects on the society. देखो यहाँ पर भी वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस उसने क्या बोला? इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। पहली बात तो मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी नहीं है, 18th सेंचुरी है, स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। दूसरी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करो, उसने बोला है इवेंट्स विल इंक्लूड सच एज। ये वर्ड सच एज बड़ा डिसेप्टिव वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लो। एक जगह पर उसने सच एज वर्ड से पहले लिखा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड, दूसरी जगह लिख रहा है सच एज। जहां पर भी ये वर्ड सिलेबस में आ जाए सच एज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दो चीजें। पहली चीज की जो पहला वर्ड है वो ब्रॉड सिलेबस है, और जो सच एज के आगे लिखे हुए टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस देना है। यानी कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी दे विल आस्क एनीथिंग, बट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स स्पेसिफिक फोकस ऑन सर्टन थिंग्स। फर्क समझ आया आपको? हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड फ्रॉम 18th सेंचुरी एवरीथिंग, बट वहां पे क्योंकि उसने वर्ड लिखा है सच एज, सच एज का मतलब ये है कि स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन सर्टन इवेंट्स। लाइक पहला देखो क्या लिखा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कितनी बार क्वेश्चन आया है वर्ल्ड हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे डायरेक्ट, और क्वेश्चन का नेचर देखो क्या है। क्वेश्चन का नेचर ये कभी नहीं आया कि ये बताओ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन का नेचर ये आया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर ब्रिटेन में हुआ तो वो हुआ क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे नहीं हुआ। क्वेश्चन का नेचर समझो, कंपैरेटिव नेचर। कंपैरिजन पूछ रहा है, वो पूछ रहा है अगर वर्ल्ड में एक जगह पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है विच इज ब्रिटेन, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय इंडिया में नहीं हुआ। आपको ये थॉट डेवलप करके जाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ के जाओगे, आप उसमें सिर्फ व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ पढ़ के जाओगे कि भाई व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, व्हाट इज द आउटकम। 4 पॉइंट पढ़ते हैं लोग, जितने नोट्स जितनी किताबें यही 4 चीजें मिलेंगी आप। क्वेश्चन का नेचर क्या है, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ बट इंडिया में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो इस एस्पेक्ट पे पूछ रहा है आपसे। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है, जब आप क्वेश्चन देखो आगे, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज वाला जो पॉइंट है, वो उसमें ये पूछ रहा है कि अफ्रीका की मैप जब रीड्रॉ की गई तो उसमें जिगजैग लाइंस क्यों बना दी गई। आप अफ्रीका की मैप देखते हो आजकल? आपने कभी अफ्रीका की मैप में ऑब्जर्व किया है? सीधी सीधी लाइनें कटी हुई हैं, इतनी नीट लाइनें जैसे स्केल से मैप बनाई हो। ये हुआ था कॉलोनाइजेशन के टाइम पे। इसका रीजन पूछ रहा है वो आपसे।
तो आप क्वेश्चन का नेचर समझो यार, क्वेश्चन का नेचर बहुत अलग है। इसी रीजन से जब तक आप सिलेबस को नहीं समझोगे, सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन को एलिवेट करके क्वेश्चंस के लेवल तक नहीं ले जाओगे तो दिक्कत होगी। आज अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मोमेंट पे ऐसा क्या चल रहा है इंडिया में कि जिसको आपको देख के लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन बनेगा, भाई इस मोमेंट पे वर्ल्ड में क्या चल रहा है? टैरिफ वॉर चल रही है। टैरिफ वॉर में अमेरिका क्या बोल रहा है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि सारी इंडस्ट्री, सारा बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सिर्फ अमेरिका के अंदर हो, इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो कल को यही क्वेश्चन आएगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो उस समय भी हुआ, उस समय भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और प्रोटेक्शनिज्म क्या था? कंट्रीज ने प्रोटेक्टिव टैरिफ्स लगाए हुए थे, और ये प्रोटेक्टिव टैरिफ्स आप मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ते हो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल एज होम चार्जेस। सुना होम चार्जेस वर्ड? मॉडर्न इंडिया पढ़ी है भी नहीं पढ़ी? चलो अगर नहीं पढ़ी तो अलग बात है, पर जिन्होंने पढ़ी है अगर उन्होंने नहीं सुना तो कूद के मर जाओ। सोचो आप बेटा, चीजें अप्लाई करना सीखो। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, रोज आपके सामने कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में चल रहा है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, और आपका जो ये न्यूज़पेपर है ये एक सिलेबस की मैनुअल है जो रोज अपडेट हो रही है। और आपका कंपटीशन, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, जो बच्चे क्लास में थे उनको ये बात पता है, बट बाकियों के लिए भी, कि आपका कंपटीशन आपके ये बगल वाले बंदे के साथ नहीं है। आप दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। आपका कंपटीशन है पहली बात तो उन लोगों के साथ जो दिल्ली में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, और दूसरा आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम निकाला है, जिसको लास्ट ईयर IRS मिली है, रेलवे ट्रैफिक मिली है। वो दोबारा एग्जाम दे रहा है इसलिए कि उसको अब IAS बनना है अगले साल। उसको ऑलरेडी पता है कि हर स्टेज में क्या करना है, आपको उसको एलिमिनेट करके अपनी जगह बनानी है वहाँ पे। तो एग्जाम आसान नहीं है, कंपटीशन टफ है, पर राइट अप्रोच अपनाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब आप देखो, ये जो सिलेबस हिस्ट्री का आपने यहाँ लिखा, आपने हिस्ट्री के सिलेबस को कभी इस नजरिए से ऑब्जर्व किया था? पर प्रिपरेशन चल रही है 4 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, टाइम पास हो रहा है सर। ईमानदारी से बोलूँ, सुनने में बुरा लगता है, सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहा हूँ, पर रियलिटी हार्श ही होती है। रियलिटी नहीं बताऊंगा, अच्छे अच्छे सपने दिखा दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आई जी ये चीज? आगे लिखो अगला, ये हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, विच इज कॉल्ड दी इंडियन सोसाइटी पोर्शन। तो यहाँ लिखो सिलेबस, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये सबसे पहला टॉपिक है सिलेबस का सोसाइटी के, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े अजीब प्रकार के पूछता है यूपीएससी। लास्ट ईयर उसने इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई इज मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन विटनेसिंग अ चेंज स्पेसिफिकली अंडर द प्रेजेंट टाइम्स, इन द कंटेम्पररी टाइम्स। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन विटनेसिंग चेंज, अब ये है या नहीं है रियलिटी? एक सोसाइटी का सेलिएंट फीचर दिख रहा है, नहीं दिख रहा आजकल? खास करके अर्बन एरिया में जो लोग आ गए, पहली बात तो वो अड़ जाएंगे कि हम अपने मन से शादी करेंगे। घर वालों ने कहा नहीं जी, हम लड़का लड़की ढूंढ के लाएंगे, वहां पर लड़ाई। अपने मन से लड़का लड़की ढूंढ लिया, घर वालों ने मना कर दिया, वहां पर लड़ाई। तो ये क्या है? ये जो सोशल चेंज आप विटनेस कर रहे हो अपने आसपास रोज का, आप देखो कि इसी चीज का यूपीएससी ने उठा के क्वेश्चन बना दिया। तो यूपीएससी कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं पूछने वाली यार। आपके आसपास जो चल रहा है सोसाइटी में, नंबर 1 सोसाइटी के नजरिए से अब हम देखें तो वो क्वेश्चन वहीं आएगा। आप बेटर समझोगे इस चीज को। अगला टॉपिक लिखो, रोल ऑफ वुमन, रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशंस, रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो कितना वेगली डिफाइंड है ये, लेकिन इसमें क्वेश्चंस अगर आप देखो तो आपको समझ आएगा कि वो यूपीएससी पूछ क्या रहा है। 2 साल पहले उन्होंने क्वेश्चन दिया कि देयर आर वुमन ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, देयर आर वुमन ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री एंड मेल मेंबरशिप शुड बी इनकरेज्ड इन देम।
क्वेश्चन समझ रहे हो? देर आर वुमन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, बट मेल मेंबरशिप शुड बी इनकरेज्ड इन वुमन ऑर्गेनाइजेशंस। क्वेश्चन का नेचर देखो, क्या पूछना चाह रहा है वो कहना ये चाह रहा है कि जो वुमन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनमें किसी प्रकार का कोई बायस है? क्या ऐसा बायस है वुमन ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसकी वजह से मेल मेंबरशिप को और मेल्स को एक वुमन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाने की आवश्यकता है? क्यों पूछा उसने ये क्वेश्चन? क्योंकि आपके आसपास आज क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो ये वुमन ऑर्गेनाइजेशन है, इन वुमन ऑर्गेनाइजेशंस में एक बायस है। बायस क्या है कि वुमन कहती है कि भाई देखो, हमारे जो इश्यूज हैं वो हम ही आइडेंटिफाई करके सॉल्व करेंगे, विच इज वेरी फाइन, विच इज एक्सेप्टेबल। पर फिर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके इश्यूज आप आइडेंटिफाई करके सॉल्व करो और फिर मेल मेंबर्स वो इश्यूज को समझे, वो कैसे होगा भाई? मेल मेंबर तो नहीं समझ पाएगा ना वो इशू को, जब तक मेल मेंबर उस इशू के पूरे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं था। तो नेचर देखो क्वेश्चन का, यूपीएससी क्या पूछ रही है, वो ये कह रही है कि देखो वुमन के इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, उनको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, पर उनको एड्रेस करके सोसाइटी में जेंडर इंक्लूसिविटी अगर लानी है तो मेल मेंबर्स को वुमन ऑर्गेनाइजेशन में लाओ, जिससे कि मेल मेंबर्स वुमन के इश्यूज को समझें और समझने के बाद वो पॉलिसी ऐसी बने कि जिसमें मेल मेंबर्स जो हैं वो वुमन इश्यूज के साथ सिंपथाइज कर पाए। मैं फिर वही कह रहा हूँ यार, क्वेश्चन का नेचर काफी टेढ़ा होता है और क्वेश्चन का नेचर आपके लिए एक गाइडिंग लाइट है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले लास्ट 10 ईयर के मेंस के क्वेश्चंस उसके जरूर देखो, ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लास्ट 10 ईयर के मेंस के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर किस माइंडसेट पे चल रहा है, उसके माइंड में ये वाले वुमन के टॉपिक को लेके दिमाग में क्या है, आप समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल पंचायती राज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पंचायती राज में क्या हो रहा है, पंचायत पति कॉन्सेप्ट। पंचायत पति कॉन्सेप्ट क्या होता है? वुमन रिजर्व्ड सीट है, सीट तो वुमन ने जीत ली पर काम पति कर रहा है पीछे से बैठ के, तो वो पंचायत पति कॉन्सेप्ट हो गया। आज अगर हम बात करते हैं फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं क्या वो वुमन को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देती हैं? बिल्कुल नहीं देती। टोकन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको, नेम से एक रिप्रेजेंटेशन। अब आप देखो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी, उनसे पूछा कि मैडम प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, कह रही मैं प्याज नहीं खाती। आप नहीं खाते तो हम क्या करें? खाना शुरू कर दो, चिकन भी खा लो, हमने मना किया है। पर ऐसा बेहुदा आंसर देना क्यों? क्योंकि कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं है, टोकनिज्म है। पोस्ट मिल गई, बैठे हैं, क्या चल रहा है सोसाइटी में हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ये टोकनिज्म की प्रॉब्लम हमेशा है रिप्रेजेंटेशन में, तो आपको ये चीज समझनी है, ठीक है जी। आगे लिखो सोसाइटी के बाकी टॉपिक्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उसमें पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, poverty and development issues, poverty and development issues, social empowerment, communalism, regionalism, secularism, and effects of globalization on Indian society. Effects of globalization on Indian society. ये पॉइंट को देखो ध्यान से, अर्बनाइजेशन वाला, अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। फिर से मैं कहूंगा, अगर आप PYQs देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा। यूपीएससी आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कह रहा है कि भाई दिल्ली में एयर पोल्यूशन क्यों होता है और उसका समाधान करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या सोल्यूशन है। सिमिलरली क्वेश्चन देखो अर्बनाइजेशन में, एक और क्वेश्चन ये आया कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन आज तक हुई है, उस अर्बनाइजेशन में अर्बन रेजुवेनेशन की फिलॉसफी क्यों नहीं अपनाई गई, अर्बन रिन्यूअल क्यों होता रहा। देखो दो शब्द पे खेला उसने, अर्बन रिन्यूअल वर्सेस अर्बन रेजुवेनेशन, और दोनों में बहुत फर्क है। अर्बन रिन्यूअल का मतलब ये है कि भाई अर्बन एरिया में कोई प्रॉब्लम आई, उसको हमने सॉल्व कर दिया। पार्किंग की समस्या है, स्मार्ट पार्किंग बना दो। दिल्ली में देखो अभी एक डिबेट चल रहा है पिछले 3 महीने से, दिल्ली में डिबेट ये चल रहा है कि क्लाउड सीडिंग करेंगे। क्लाउड सीडिंग करने के लिए उनको गवर्नमेंट ने परसों क्लियरेंस दिया, पेपर में आया था परसों।
क्लियरेंस मिला है दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए अथॉरिटी से कि एक दिल्ली के अंदर जहाज घूमेगा, वो बादलों के अंदर क्लाउड सीडिंग करेगा, आर्टिफिशियल रेन होगी। आर्टिफिशियल रेन से क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। अब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नेक्स्ट ईयर। ये इवेंट इस बार हो गया, इशू इस बार आ गया, न्यूज में आ गया, यूपीएससी कैप्चर कर लेगा, इसको क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन बनाएगा कि भाई क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी टू सॉल्व अर्बन प्रॉब्लम्स लाइक एयर पोल्यूशन। पर ये जो क्लाउड सीडिंग हो रहा है या जो भी है, ये क्या है? ये अर्बन रिन्यूअल है। बट देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अर्बन रेजुविनेशन। क्या फर्क होता है अर्बन रेजुविनेशन का? अर्बन रेजुविनेशन का मतलब होता है कि आप एक अर्बन प्रॉब्लम को विजुअलाइज करो पहले कि भाई ये सिटी इस तरीके से ग्रो कर रही है, इस सिटी के ग्रो करने से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। अब जैसे आपका ये मोहाली है, आज से 2 साल पहले बड़ा फेमस हुआ था, बारिश हो गई, पानी इकट्ठा हो गया, मगरमच्छ बाहर आ गए। खरड़ में मगरमच्छ आ गए थे, सुनने में आया होगा, आपने भी देखा होगा, किसी न किसी को काटा भी होगा क्लास में। खरड़ वाले जो है, ये क्यों हो रहा है? क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई आपने जब ये अर्बन डेवलपमेंट करी वहां की, आपने इस चीज को विजुअलाइज ही नहीं किया। आप जीरकपुर को देखो, गटर बन जाता है वो जैसी बारिश होती है। क्यों होता है वहां? क्योंकि आप जो है प्लॉट पे प्लॉट, प्लॉट पे प्लॉट, फ्लैट पे फ्लैट बनाए जाओ, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। भाई आप सिटी का एक्सपेंशन अगर कर रहे हो तो सिटी के एक्सपेंशन का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? विजुअलाइज करो ये चीज को अर्बन रेजुविनेशन के हिसाब से कि ये सिटी में कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, उस पॉपुलेशन को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आप देखो कि हम एरिया पहले पूरा डेवलप कर देते हैं, उसके बाद फ्लाईओवर बनाते हैं। जीरकपुर में ये हो रहा है, सारी सोसाइटियां बनी हुई हैं लेकिन चंडीगढ़ आने के लिए फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पहले क्यों नहीं बनाया? अर्बन रिन्यूअल वर्सेस अर्बन रेजुविनेशन। और ये एग्जांपल्स देने हैं आपको वहां पे। आप एग्जांपल चाहे अपने एरिया के भी दो, वो भी चलेगा, पर देने पड़ेंगे आपको। पर ये एग्जांपल कहां से मिलेंगे? फिर वही न्यूज़पेपर। तो घूम फिर के चीज क्या बनती है बार बार? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, सीइंग थ्रू द PYQs एंड वोरेशियसली रीडिंग न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर मैं फिर बोलूंगा आपका, और आज आपको सिखा भी दूंगा पूरा, टेंशन मत लो उसको लेके। पर मेरा काम यही है यार, आज मैं आपको फिर बता के चला जाऊंगा, उसके बाद अगले 8 महीने 10 महीने जब तक पेपर नहीं होता तब तक आप फॉलो करोगे या नहीं, ये टास्क आपका है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई न्यूज़पेपर आपको कराएगा, तो आप भी 2 साल के बच्चे तो हो नहीं कि लैक्टोजन के चम्मच खिलाने मम्मी ने भूख लग गई बच्चे को। ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। और अगर कोई कह रहा है कि हम न्यूज़पेपर करा रहे हैं, तो वो करा कुछ नहीं था, वो आपके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हो रहा है, पर वो आपको करना खुद पड़ेगा। पर वो करने का तरीका ये है कि सिलेबस क्लियरली दिमाग में छपा होना चाहिए। अब अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट छपा हुआ था, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, देयर रेमेडीज, तो अभी जो 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में ये इशू आया दिल्ली गवर्नमेंट वाला, ये आप कैप्चर करके अपने नोट्स में लिखते हैं यहाँ पर। समझ आ रही है चीज आपको? क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से चलना चाहिए कि न्यूज़पेपर में कोई भी चीज देखी, देखते ही दिमाग में वो सिलेबस में आ जाना चाहिए कि ये सिलेबस में है, इसको हमें ऐसे करना है। ठीक है जी, आगे लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज across the world, including South Asia and India, across the world including South Asia and India, and factors responsible for location of primary, secondary, tertiary sector industries, primary, secondary, tertiary sector of the industries in the world including India, in the world including India, primary, secondary, tertiary industries। सीधा सीधा टॉपिक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि आपने सबने न्यूज़पेपर हाथ में पकड़ा, अगर उसको 1 मिनट ऊपर करके देखो तो सबसे पहली हेडिंग क्या है आपके पेपर में आज? हेडलाइन क्या है? हेडलाइन किस चीज की है जी? लद्दाख वाली हेडलाइन है। सबने देखी लद्दाख वाली हेडलाइन? अब लद्दाख में क्या चल रहा है, हमें क्या लेना देना उससे? 4 लद्दाखी मर गए, हमें क्या लेना देना उससे? लोग पैदा होते हैं मरने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपके सिलेबस से ये कैसे रेलेवेंट है? हाँ जी, बिल्कुल। अभी जो आपने टॉपिक लिखा है रिसोर्सेज वाला, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर लद्दाख के रिसोर्सेज क्या हैं?
की नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्री इन लद्दाख। ये टॉपिक देख के अगर आपके दिमाग में इमीडिएटली ये पॉइंट ऑफ द सिलेबस नहीं आया तो आप अभी प्रिपरेशन से कई लाख किलोमीटर दूर हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कल आप देखना न्यूज़पेपर में एक हेडिंग आएगी, कल भी मिलेंगे ना, कल भी आप देखना न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी और वहाँ पर फोटोग्राफ छपी होगी डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर के साथ, जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है। वो अभी होके आया है अमेरिका, शहबाज शरीफ के साथ गया है। नाम शहबाज रखने से आदमी शहबाज नहीं होता, नीची है वो। लेकिन वो दोनों गए हैं अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को मिलने, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में पैसा लगाऊंगा, सट्टा लगाऊंगा वहाँ पे। वो पैसा लगाने के लिए रेडी है पाकिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स को लेके। सर पाकिस्तान में कौन से रेयर अर्थ मेटल आ गए? खोदोगे वहाँ पे जी आदि निकलने सारे। लेकिन वो क्या कह रहा है? रेयर अर्थ मेटल, पेट्रोलियम रिजर्व्स। ये क्वेश्चन आएगा जी आपके, की नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज। और आप देखना वो जो इशू है डोनाल्ड ट्रंप वाला, जिसको मैंने अभी आपको बताया, जो कल आएगा पेपर में, आप देखना कि जितने भी कल करंट अफेयर कंपाइलेशंस आएंगे आपके ऑनलाइन, वो सारे के सारे कंपाइलेशन इस पर्टिकुलर न्यूज़ को इंटरनेशनल रिलेशन में डालेंगे। और सरप्राइजिंग बात देखना, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस में ये टॉपिक कहीं आता ही नहीं। ये सारे के सारे उसको इंटरनेशनल रिलेशन में डालेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया है पाकिस्तान का आसिम मुनीर। और ये क्वेश्चन आएगा आपका की नेचुरल रिसोर्स में। मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी ईमानदारी से, अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि कई कोचिंगों में भी, और ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो मैंने 10 साल पढ़ा है ना, क्योंकि ऑफलाइन में अपने उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, कि जितने मेजोरिटी कोचिंग होते हैं उनमें जो ये लड़के बैठ के करंट अफेयर बनाते हैं, ये होते हैं 4-4 बार मेंस में फेल हुए लड़के, जिसका एग्जाम खुद नहीं निकल रहा, जिसको यूपीएससी लात मार के हर बार भगा देता है कि तेरी शक्ल ही नहीं पसंद मेरे को, निकल जाए यहाँ से। शक्ल यूं नहीं कि आपका आंसर शीट आपकी शक्ल है ना सर, आपकी शक्ल थोड़ी देख रहा है एग्जामिनर, वो तो आपकी आंसर शीट देख रहा है, आपको वो देख के भगा रहा है। ये कोचिंग वाले उसको 10-10 हज़ार रुपये में रख लेते हैं, आ जा हमारे लिए मटीरियल बना दे। अब आप सोचो यार, जिस बंदे का खुद का एग्जाम नहीं निकला वो आपका क्या निकलवाएगा? जिसको खुद ये समझ नहीं थी कि ये ट्रंप और आसिम मुनीर वाला इंटरनेशनल रिलेशन नहीं की नेचुरल रिसोर्स है, वो क्या आपको बताएगा? आप आज एक काम करना, आप ये देखना लद्दाख वाला इशू, मेजॉरिटी कोचिंग वाले ये लद्दाख के इशू को आप देखना सिक्योरिटी इशूज में डालेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी इशू है। इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में ये इशू आता ही नहीं। ये इशू आता है कि नेचुरल रिसोर्स, पता ही नहीं है सर, समझ ही नहीं है लोगों को, क्या करें फिर? और ये समझ आपको खुद लानी है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट बी डिपेंडेंट अपॉन एनीबॉडी। मोदी कहता है ना रोज सुबह खड़े होकर आत्मनिर्भर बनो, अमित शाह भी कहता है अकलाता हुआ हमें कुछ बनना है, फिर वो बेचारी लेडी एंकर ही कहती है आत्मनिर्भर बनना, सीख के आता है इतना पागल आदमी। तो आत्मनिर्भर बनो यार आप भी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई करके देगा आपको ये सब। इसीलिए कह रहा हूँ ये न्यूज़ देखते ही आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए फिल्टर करने की, कौन सा सिलेबस कौन सा टॉपिक। अब आप सोचो कि जब आप लद्दाख के इस इशू को इस नज़रिए से पढ़ोगे तब कल को प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा, तब आप उसको आंसर कर पाओगे, वरना आप स्ट्रगल करते रहोगे। आप ज्योग्राफी में नदियां पढ़ के चले जाओगे, जी वो गंगा है, गंगा की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यही पढ़ते हुए जाओगे सारा टाइम। क्वेश्चन आ रहा है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्री इन लद्दाख, थोड़ा सा ध्यान देना बस। आगे लिखो अगला, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc. Geographical features, their location, changes in critical geographical features, changes in critical geographical features, and effects of change on flora and fauna, and effects of change on flora and fauna.
आप देखो जी, जहां पर उसने लिखा है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक, सुनामी, वहां पे एक वर्ड उसने बड़ा डिसेप्टिव सा लिखा है एटसेट्रा, उसको अंडरलाइन कर लो। एटसेट्रा का मतलब ये होता है कि जी ये तो फिनोमिना पढ़ने ही पढ़ने, इसके सवाई न्यूज में इसके आसपास जैसा कोई भी हो। अब कल को आप देखना, अभी दिसंबर में क्या होगा कि सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है पूरा, वहां पर आते हैं स्नो ब्लिजर्ड्स। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है स्नो ब्लिजर्ड के ऊपर, और वो क्वेश्चन एक बार आया था प्रीलिम्स में अंडर द हेडिंग कॉल्ड पोलर वोर्टेक्स। वो होता है न्यूज में हर साल, क्रिसमस के आसपास आता है। पोलर वोर्टेक्स में सीधा सीधा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर एटसेट्रा। ये एटसेट्रा होता है एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट, लिख लो इसको ताकि कल को भूलोगे नहीं ये पॉइंट। एटसेट्रा एनीवेयर इन द सिलेबस मींस एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये था हमारा पेपर 1। अब आओ जीएस मींस पेपर 2 पे। पहला टॉपिक लिखो जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाइफन हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स, एवोल्यूशन, अंडरपाइनिंग, अंडर UNDERPINNING, अंडरपाइनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है जी। पहला वर्ड है जी हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग। हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत कहां से हुई जी इंडिया में? शुरुआती दौर कहां से हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सुना है सबने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग की शुरुआत यहां से। और सिलेबस की ब्यूटी देखो बेटा, लास्ट वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है आपने? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था? केशव नंद भारती केस। केशव नंद भारती केस कब था? 1973। एक लाइन में उसने आपको बोल दिया 200 साल का इतिहास पढ़ के आ जाना, 1773 टू 1973, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखो सिलेबस किस तरीके से डिजाइंड है बेटा। ये सिलेबस जब बनाते हैं ना ये यूपीएससी वाले, ये चिट्टा लेके नहीं बनाते हैं ना, पैक लगा के बनाते हैं। स्टेट पीसीएस वाले कॉपी जरूर कर लेते हैं उसको, इसीलिए आप देखो कि स्टेट पीसीएस के सिलेबस अक्सर वर्बेटिम यूपीएससी का सिलेबस होता है, क्योंकि ये बेचारे क्या दिमाग लगाएंगे बैठ के। यहाँ लगते हैं कई साल सिलेबस को डिजाइन करने में। देखो आप, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू केशव नंद भारती एक्ट वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर वाज अनाउंस्ड 1973। और इस पूरे प्रोसेस के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, उसके फीचर्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, और देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? अमेंडमेंट्स। एक ही लाइन में उसने आपको बोल दिया कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे ये नॉलेज चाहिए। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइज पढ़ना है। ये दिमाग में पहले डाल लो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी 200 साल की पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुई, वो दोनों चीजें पढ़नी है। फर्क समझ आया ये? अगला लिखो, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, कॉमा, issues and challenges pertaining to, issues and challenges pertaining to the federal structure, comma, devolution of powers and finances, devolution, DEVOLUTION, devolution of powers and finances up to the local level, and challenges therein, challenges therein। देखो ये सिलेबस का टॉपिक भी वैसे ही डिसाइडेड इन्होंने बनाया जैसे अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक का बनाया था। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स, देयर रेमेडीज, सॉल्यूशंस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल। अब देखो ये एक लाइन में उसने ये बोल दिया, अप टू द लोकल लेवल का क्या मतलब है? फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट, फ्रॉम द स्टेट टू द लोकल।
उसको बोलने की जरूरत नहीं है ये कि यूनियन और स्टेट इसमें ऑटोमेटिकली अस्यूम्ड है। आप समझ रहे हो इस चीज को? दूसरी चीज देखो जी, चैलेंजेस देयर इन, यानी कि यूनियन लेवल पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर के चैलेंजेस, स्टेट लेवल पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर के चैलेंजेस और लोकल लेवल पे। और सिर्फ पावर के नहीं, पावर के साथ एक वर्ड उसने एंड जोड़ के लिखा है, फाइनेंसेस के। यूनियन के फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, स्टेट के फाइनेंशियल इश्यूज क्या है, लोकल लेवल के फाइनेंशियल इश्यूज क्या है। एक टॉपिक इतना डीप टॉपिक है कि इसको करने में ही कई घंटे लग जाए सिर्फ समझने में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले फर्क समझ रहे हो? अब आपने ये न्यूज कई बार देखी होगी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर शोर मचा रही है ये कह के कि हमारे जीएसटी के पैसे रोक लिए। अभी उसने शोर मचाया था 3-4 दिन पहले, वो क्या था? चैलेंजेस ऑफ फाइनेंसेस अप टू द स्टेट लेवल, यूनियन स्टेट चैलेंज। ये सिलेबस का पॉइंट था उस समय न्यूज में। पर क्या वो फिल्ट्रेशन हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पता ही नहीं था वो करना है। उसको पॉलिटिकल न्यूज देख के हमने डिसमिस कर दिए। पर बेटा वो जो उसने स्टेटमेंट दे दी, वहां पर उसने जो फिगर्स कोट कर दिए कि स्टेट को सेंटर इतना ओ करती है, सेंटर ने इतना जीएसटी स्टेट के लिए कलेक्ट करके रखा था जो उसने अभी तक नहीं दिया, वो आपके नोट्स में होना चाहिए था। और ये चीज याद रखो, क्योंकि आपके नोट्स में नहीं था, दिल्ली में किसी न किसी बच्चे के नोट्स में वो चला गया, और जिसके चला गया वो अगले साल मेंस में लिखेगा, आप नहीं लिखोगे। फर्क देख रहे हो आप? एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट बेटा ऐसे ही निकलता जा रहा है। और ये करना फिर मैं बोलूंगा आपको, ये कोई करके नहीं देगा। पूरी प्रिपरेशन आपको अपने आप करनी है। जैसे हम लोग बचपन में कहते थे ना, बच्चे किसी के नहीं होते, इस प्रिपरेशन में भी आपका कोई नहीं है, आप इकलौते अकेले हो। और अकेले तैयारी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आजकल एक नया फैशन चला है जी, ग्रुप स्टडी। हम जी झुंड में पढ़ेंगे। हाथी हो, जानवर हो, जानवर चलते हैं झुंड में, ग्रुप में बैठ के कोई स्टडी नहीं होती, टाइम पास होता है। और ग्रुप स्टडी वाले इवेंचुअली सिर्फ शादियां करते हैं, एग्जाम नहीं निकलता किसी का। फेलियरों का विवाह, लड़का फेलियर लड़की फेलियर, दोनों फेलियरों का विवाह। माता पिता कौन? अखंड फेलियर, अपने समय के चैंपियन, वो भी यही थे। कॉलेज में बैठ के पेड़ के नीचे ग्रुप स्टडी कर रहे थे। देखो क्या ग्रुप्स में निकल रहे हैं उसके ऑफस्प्रिंग। फिर आगे कमरे में अपने आप को बंद करो सर, दुनियादारी से कट ऑफ करो, सिलेबस को रट्टा लगाओ, अखबार खोलो और डेली पढ़ना शुरू करो। और कोई विकल्प नहीं है। आगे लिखो, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, separation of powers between various organs, dispute redressal mechanisms and institutions, dispute redressal mechanisms and institutions। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगला लिख लो, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries। देखो ये कितना अजीब प्रकार का टॉपिक है जिसको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं और सोचते हैं कि ये टॉपिक का मतलब है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो देयर इज नथिंग कॉल्ड कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर यूपीएससी सिलेबस। कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक होता है, यूपीएससी के जीएस के पेपर 2 में नहीं है। जीएस के पेपर 2 में है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्री। उसका बड़ा डिफरेंट मीनिंग है। उसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, उनका कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज के साथ। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो यहाँ पर वो आपसे पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम समझते हो क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है कि पॉलिटी आपकी कैसी चल रही है। पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, तो वो आर्टिकल कहलाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल 21 की इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करोगे 1950 से लेके आज तक, ये देखोगे कि आर्टिकल 21 इवॉल्व कैसे हुआ।
That is called study of political system of Article 21. तो ये टॉपिक क्या बोल रहा है आपको? कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग बनाए हुए स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस, उनका कंपैरिजन। अब आप देखो कि आपके सामने आजकल रोज एक इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम न्यूज़ में रहती है। कौन सी स्कीम है वो? कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूज़ में रहता है? इलेक्शन कमीशन। पूरा साल न्यूज़ में चल रहा है पिछले 6 महीने से। वो राहुल गांधी कह रहा है वोट चोर है, वो कह रहा है ज्ञानेश कुमार भी चोर है। लगता है शक्ल से ऐसी कोई बात नहीं, बट द फैक्ट इज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इंडिया में इलेक्शन कमीशन इस समय न्यूज़ में चल रहा है। दैट इज एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इन द न्यूज़। इट्स कंपैरिजन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज इज अ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। आप जब इलेक्शन कमीशन को देख रहे हो न्यूज़ में, तो उस समय क्या आपने अपने दिमाग में ये चीज़ सोची कि यार इलेक्शन कमीशन इंडिया का तो चलो न्यूज़ में चल रहा है, इसका कंपैरिजन दूसरी कंट्री के साथ कौन सा होगा? कौन सी और कंट्रीज में इलेक्शन कमीशन है? कौन सी और कंट्री में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट उस तरीके से किया जाता है जिस तरीके से इंडिया में किया जाता है? कभी सोचा आपने? पर ये न्यूज़ तो सबने देखी कि इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में, पर इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में, लेकिन इलेक्शन कमीशन का एनालिसिस इस नज़रिए से क्यों नहीं किया? देखो बेटा, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, आप में और टॉपर में कोई खास फर्क नहीं होता। टॉपर भी आपकी तरह ही है, उसने सिर्फ इस गेम के रूल्स को सीखा है, फर्क उसमें ही है। कोई टॉपर बॉर्न नहीं होता, पैदा होके नहीं आता टॉपर। एवरेज लोग होते हैं, उनमें सिर्फ एबिलिटी ये होती है कि दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम। दैट इज द थिंग दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। क्योंकि एक टॉपर न्यूज़पेपर में इलेक्शन कमीशन को इस नज़रिए से एनालाइज करेगा। अभी आप सभी ने देखा था कि 4 महीने पहले एक एयर क्रैश हुआ था इंडिया में। एयर इंडिया का जहाज गिर गया था अहमदाबाद में, कितने सारे लोग मर गए वहाँ पे। एक बॉडी न्यूज़ में आई थी, कौन सी बॉडी थी वो? DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन की ये जो बॉडी है, इस बॉडी का क्योंकि स्टैट्यूटरी क्रिएशन है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, तो क्वेश्चन ये उठेगा सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पे। पर क्वेश्चन यही है कि आपने क्या उसको उस कंपैरेटिव नजरिए से देखने की कोशिश करी या नहीं करी? तो ये एबिलिटी लानी है आपको। आगे लिख लो, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, conduct of business, structure, functioning, conduct of business, powers and privileges, and issues arising out of these. Powers and privileges and issues arising out of these. आगे लिखो, structure, organization and functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government. ध्यान से देखो, उसने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक जगह और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक जगह लिखा है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को उसने एक ग्रुप में कंबाइन करा क्योंकि वो अथॉरिटीज हैं लॉ बनाने वाली, और लॉ एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं उसको जुडिशरी के साथ लिखा। क्यों? क्योंकि जो लॉ एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के टाइम पे जुडिशियल चैलेंजेस आएंगे। इसीलिए आप देखो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में क्लैश हमेशा रहता है। सिलेबस भी उसी तरीके से डिजाइन्ड है आपका। समझ में आई आपको? आगे लिखो, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस and their role, THEIR, their role in polity. Next topic लिखो जी, salient features of the Representations of People's Act. ये जो RPA है ना अपना, Representations of People's Act, ये 2 लॉज हैं सर, एक 1950 का, एक 51 का है। बेयर एक्ट खरीद लो। बेयर एक्ट जानते हो क्या होता है? ओरिजिनल लॉ जो है। खरीदना नहीं है तो उसको PDF डाउनलोड कर लो और प्रिंट आउट मार लो। बेटर है कि बुक के फॉर्म में मिलता है, खरीद लो और उसके सारे प्रोविजंस को याद कर लो।
1950 वाले को भी और 51 वाले को भी, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन इसी को लेके आते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 4 और सेक्शन 21 को डिस्कस करो। 1951 वाले लॉ के सेक्शन 13 और सेक्शन 21 को डिस्कस करो। अब सेक्शन पता होंगे तो आप डिस्कस कर पाओगे। तो ये एक काम कर लो कि इसको रट लो डायरेक्टली बेयर एक्ट से, और बेयर एक्ट वो वाला ले लेना जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दी हो। यूनिवर्सल पब्लिशन का आता है एक, बड़े आराम से मिल जाता है, वो आपने देखा होगा, येलो येलो कलर का कवर होता है उसका, वो ले लेना। उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी होती है हर एक सेक्शन की। ठीक है जी, आगे लिख लो। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Powers, functions and responsibilities of various constitutional bodies. Next topic is statutory, regulatory and quasi-judicial bodies. Quasi-judicial, QUASI, quasi-judicial bodies. Next, government policies and interventions for development, government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation, issues arising out of their design and implementation. देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस में जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट को लेके डिफरेंट इंटरवेंशंस की, यहाँ पर चर्चा होती है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को रट के चले जाओ। भाई वो इकोनॉमिक्स के लिए तो ठीक है, पर यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर सिलेबस में देखो क्या लिखा हुआ है, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्कीम के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब रोज कोई ना कोई स्कीम न्यूज़पेपर में होती है, रोज एटलीस्ट एक स्कीम न्यूज़पेपर में डेली आती है, पर उस समय जब वो स्कीम आती है डेली न्यूज़पेपर में, तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उस समय आपने उस स्कीम के इश्यूज, खास करके उसके डिजाइन में, कि स्कीम के डिजाइन का क्या फ्लॉ होगा, कभी उस नजरिए से सोचा? या कभी आपने ये चीज देखी कि स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस होंगे? देखो सर, बात यह है कि न्यूज़पेपर में स्कीम आएगी, स्कीम के फीचर्स के ऊपर भी चर्चा होगी, स्कीम के बारे में लिखा भी होगा, कुछ ना कुछ असेसमेंट भी किया होगा, पर क्वेश्चन ये है कि वो स्कीम से हमें फोकस क्या करना है? डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज पे। अब आप कहोगे कि इसका मटेरियल कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर से मिलेगा, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई जब आर्टिकल आएगा, उस आर्टिकल में किसी ना किसी स्कीम के ऊपर चर्चा होगी। स्कीम के कभी वो डिज़ाइन के ऊपर चर्चा करके बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नरेगा की स्कीम है। अब नरेगा की स्कीम में हम कहते हैं कि भाई जो लोग हैं उनको अनस्किल्ड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, ये हम कहते हैं उसमें, क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है, तो अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। और नरेगा की इम्प्लीमेंटेशन में एक इशू क्या आता है? इशू ये आता है कि भाई आपने जो एम्प्लॉयमेंट दी उससे कोई ड्यूरेबल एसेट क्रिएट नहीं हुआ। ड्यूरेबल एसेट का क्या मतलब है? कि कोई ऐसा एसेट क्रिएट नहीं हुआ जो लॉन्ग टर्म परमानेंट लेवल पर बने। यानी कि नरेगा के स्कीम में जो उसका डिज़ाइन है उसमें एक फ्लॉ है। अब डिज़ाइन में क्या फ्लॉ है कि आपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट भी नहीं करी, ड्यूरेबल एसेट भी क्रिएट नहीं करा, पैसा खर्च दिया, लोगों को तनख्वाह देके फिस्कल वेस्टेज हो गया। जब तक आप नरेगा को इस 4 पैरामीटर के नज़रिए से नहीं सोचोगे तो आप नरेगा के इश्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? समझ रहे हो आप? इसी रीजन से कई बार जब एडिटोरियल पेज जो न्यूज़पेपर का होता है उस पर जब कभी स्कीम का एनालिसिस आता है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर एडिटोरियल में आप ये जरूर ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर कई बार क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिसिज्म होगा, पर वो क्रिटिसिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि इश्यूज ऑफ डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन सिलेबस में, और वर्ड क्लियर है, इश्यूज। पॉजिटिव नहीं पूछ रहा वो आपसे, इश्यूज पूछ रहा, प्रॉब्लम्स। समझ आई जी? आगे लिख लो।
developmental process and development industry, development process and development industry, including role of NGOs, SHGs, SHGs, self-help groups, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. आगे लिख लो जी, नेक्स्ट टॉपिक, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, welfare schemes for the vulnerable sections of the population by the center and the states, and the performance of these schemes along with mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. एक पॉइंट जो मैं बस एम्फसाइज करूंगा यहाँ पर वो ये है कि जहां आपने लिखा है वेलफेयर स्कीम्स, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, वहां पर यूपीएससी ने आपको बोला है ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, उसको अंडरलाइन कर लो, स्टेट्स को भी, सेंटर एंड स्टेट्स की जितनी स्कीम्स हैं वो भी पढ़नी है आपको, और वो आती है न्यूज़पेपर में, और उनका कंपैरिजन स्टेट की स्कीम्स के साथ। ये शायद आपको पहली बार डिस्कवरी हुई होगी इनकी सिलेबस में स्टेट की स्कीम्स भी पढ़नी है हमें, क्योंकि अभी तक तो यही था कि यूपीएससी मतलब यूनियन की स्कीम्स ओनली, पर स्टेट की भी हैं जी सिलेबस में। आगे लिख लो, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पॉवर्टी एंड हंगर। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो जी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, डेवलपमेंट, limitations and potential, citizen charters and institutional and other measures. और लास्ट है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। ये सिलेबस ऐसी जो आपने अभी तक कराया है सिर्फ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस का, पेपर 2 में। अभी पेपर 2 पूरा नहीं हुआ, सिर्फ पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस इतना है। मैंने ये बात पहले भी जब मैं आया था तब बोली थी लोगों को, और ये बाकी भी एक काम कर लेना कि जो भी आपके पास घर पे पॉलिटी की किताब है, ये सिलेबस खोल के एक बार बस उसके टेबल ऑफ कंटेंट के साथ रख के मैच कर लेना और चेक कर लेना कि उस किताब के टेबल ऑफ कंटेंट में और सिलेबस में कितने परसेंटेज चीज़ें मैच हो रही हैं। 40% से ऊपर मैच नहीं होगा। आप 60% सिलेबस प्रिपेयर करके जाते ही नहीं, आप प्रिपेयर 40% करके जाते हो, 20% याद रहता है, 2% मार्क्स आते हैं, और फिर कहते हो कि कोचिंग से कुछ नहीं आया, यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ है, पेपर नहीं निकलता। कभी खुद पे भी तो झांक के देखो आपने किया क्या पेपर के नाम पे।
तो पेपर ऐसे नहीं निकलेगा सर। और ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, ये सिलेबस के टॉपिक्स जब तक आपके खून में नहीं बहेंगे, चलते फिरते अगर आपको ये टॉपिक्स वर्बेटिम दिमाग में याद नहीं होंगे तो इनका कोई फायदा नहीं है। चाहता तो मैं आपको ये 4 पेज का एक हैंडआउट ही दे देता, सिलेबस तो लिखा ही हुआ है ना आफ्टर ऑल, पर मैंने ये चीज़ नहीं करी, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखोगे तब जाके कम से कम 10% तो याद होगा। और अगर एक ईमानदार एस्पिरेंट यहाँ कोई बैठा है जिसको लिटरली 2026 में एग्जाम निकालना है, तो वो व्यक्ति आज ये करेगा कि घर जाके इस सिलेबस को वो तब तक लिखता रहेगा जब तक दिमाग में छप नहीं जाएगा, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आ जाएगी कि ब्लैंक शीट उठाओ और बिना देखे पूरे सिलेबस को लिख पाओ। थोड़ा सा जुनून चाहिए इस एग्जाम के लिए सर, थोड़ा सा पागलपन चाहिए। अगर आप सोचो कि नहीं हम सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल के सामने रख लेंगे, तो आप अपनी फोटो भी रख लो वहां पे, अगले साल आर भी लगा लेना उसमें, या अभी लगा लो, अगले साल का भी क्यों वेट करना। देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, पता है क्या, वो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि 95% बच्चे जो होते हैं वो कामचोर होते हैं। उनको कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए होता है, और वो एक्सक्यूज होता है अपनी स्टुपिडिटी को जस्टिफाई करने का। जैसे कि सर हम प्रिंट आउट रख लें सामने, रख लो। सर हमने सिलेबस टेबल पे रखा है तो मैं क्या करूं, मैं तेरे घर आ जाऊं, क्या करूं मैं, मतलब मेरे को क्या बोल रहे हो आप वो करके। सर हमने सिलेबस को टेबल पे रख लिया आपने, तो अच्छी बात है, अपना सर काट के रख ले टेबल पे, मेरा क्या जा रहा है। अपने मुंह पे चप्पल रख ले, मेरा क्या जा रहा है भाई। या तो होता है ना कि आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो मेरे को, प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर, आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। आप वैलिडेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे को बोलो कि मैं सही कर रहा हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, दूसरा कोई बोल दे सर, मैं नहीं बोलूंगा। आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, मैं आपको बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करूंगा। मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जिन लोगों का एग्जाम निकाला है ना सर, वो बेइज्जती करके ही निकला है, और जब तक उनकी बेइज्जती नहीं हुई थी तब तक एग्जाम नहीं निकलता था। मेरा एक स्टूडेंट है हसीब उल हक, जम्मू कश्मीर कैडर 2018 रैंक 36। आप जाके उसको गूगल पे सर्च करके उससे कनेक्ट करना, वो बात करता है सबसे, हसीब। आप उससे पूछना कि मैं उसको कैसे झाड़ता था। वो बंदे ने पता है क्या किया था, उसने सिलेबस के एक एक पेपर के सिलेबस को 40 टाइम्स लिखा था, और आज भी उसने वो 40 बार लिखा हुआ अपने हाथ से एक एक पेपर का सिलेबस रखा हुआ है, फेंका नहीं उसको। क्योंकि वो खुद कहता है कि अगर आज वो बना है वो 36 रैंक, तो वो बना है उसकी वजह से, क्योंकि उसने पहला अटेम्प्ट खराब इसीलिए किया था क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था। और जब मैंने उसको बोला सिलेबस कर, सिलेबस लिख, वो तब तक लिखता रहा जब तक उसको याद नहीं हुआ, 40 टाइम्स ईच पेपर। मैंने अभी बोला ना सर, पागलपन चाहिए इस एग्जाम के लिए, है आपने ये पागलपन तो करो, कोई मना तो नहीं कर रहा, और या फिर एक्सक्यूज ढूंढ लो। तो चॉइस आपका है, करना क्या है, पर एग्जाम निकलेगा तभी जब ये चीज दिमाग में होगी। आगे लिख लो, इंडिया एंड द नेबर्स, कॉमा, bilateral, regional and global groupings, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and affecting India's interest. देखो कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कि बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई रीजनल ग्रुपिंग बन रही है। 2019 में अफ्रीका में उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के अंदर एक न्यू इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के अंदर की एक बॉडी, अफ्रीकन यूनियन, उस अफ्रीकन यूनियन के अंदर की एक बॉडी, निपैड, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट। और यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा कि इंडिया उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे एंगेज कर पाएगी। आप देख रहे हो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप पढ़ के जा रहे हो इंडिया अफ्रीका रिलेशन, कि इंडिया अफ्रीका था, अफ्रीका में गांधी था, गांधी को ट्रेन से निकाल दिया, उसके बाद टिकट दी, वो टिकट निकालने के बाद वहां पे बावला हो गया, सत्याग्रह करने लग गया,
ओवरस्टे करके आया, जैसे इंडियन सारे ओवरस्टे करते हैं आज की डेट में, गांधी इंस्पिरेशन, ये पढ़ रहे हो आप। सर क्वेश्चन क्या आ रहा है, सिलेबस क्या है, आसपास भी नहीं है उसके, आप समझ रहे हो। अब देखो आजकल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वहां पर एक डिस्कशन चल रहा है, आसियान एक ग्रुपिंग आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उस ग्रुपिंग में एक डिबेट चल रहा है, और वो डिबेट क्या चल रहा है कि मैरीटाइम कॉमर्स को लेके एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जाए। कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि वहां पर चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में अग्रेशन करता है, मैरीटाइम एक्टिविटीज को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो आसियान की कंट्रीज पिछले 6 महीने से नेगोशिएट कर रही हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, एक बिहेवियरल कोड, समझ रहे हो आप इस चीज को। और उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा इंडिया को लेके कि इंडिया की जो मैरीटाइम पॉलिसी है वो कोड ऑफ कंडक्ट कैसे हमारे मैरीटाइम पॉलिसी के साथ सिंक करता है। पर ये डेवलपमेंट्स न्यूज़पेपर में चल रही है बेटा, ये फॉलो वहां से करनी है, क्योंकि इट इज अ रीजनल ग्रुपिंग क्रिएटिंग एन अग्रीमेंट अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। 3 चीजें हो रही हैं वहां पर। तो इस नजरिए को अपनाओ थोड़ा, समझ में आई जी। आगे लिखो, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स of developed and developing countries on India's interests, of developed and developing countries on India's interests, comma, Indian diaspora, 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 comma, important international institutions, important international institutions, agencies and forums, hyphen their structures and mandate, their structures and mandate। अब एक इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट चल रहा है न्यूज में आजकल, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन वाज बोर्न इन 1982। 1982 में यूएन क्लॉस नाम की एक संस्था ऑलरेडी बन चुकी थी, अब एक पार्ट 2 बन रही है। इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमेशा न्यूज में रहता है आजकल, इंटरनेशनल सी बेड कन्वेंशन, अंडर वाटर ट्रीटी है वो, विद रिस्पेक्ट टू मिनरल एक्सप्लोरेशन। ये सारी चीजें न्यूज में है, प्रीलिम्स मेंस हर जगह मिलेंगी आपको, तो अखबार से उठानी है बस। उनके स्ट्रक्चर्स और मैंडेट्स, मैंडेट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनी है, क्या पर्पस है, आप समझ रहे हो। ये जो सिलेबस था ये था हमारे पेपर 2 का। अब आते हैं पेपर 3 पे, ठीक है। पेपर 3 कर लो। Indian economy and issues relating to planning, issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment। देखो सिलेबस किस तरीके से डिजाइंड है, उसने लिखा है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, इश्यूज रिलेटिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। आप चीज को समझ रहे हो, इश्यूज। आप इकोनॉमिक्स की कोई किताब उठा लो, और ये ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको मैं, कोई भी यूपीएससी की रिलेटेड इकोनॉमिक्स की किताब उठाओ, उसमें आपको मिलेगा चैप्टर प्लानिंग पे, चैप्टर मिलेगा ग्रोथ पे, चैप्टर मिलेगा डेवलपमेंट पे, चैप्टर मिलेगा एम्प्लॉयमेंट पे, और जनरल चर्चा होगी। आप उस पूरे चैप्टर में लोकेट कर लो इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। है ही नहीं, वो सेगमेंट ही नहीं है। हमने प्लानिंग का चैप्टर पकड़ा, प्लानिंग कमीशन क्या है, कब बनी, क्यों बनी, प्लानिंग के 5 ईयर प्लान्स क्या क्या थे वो पूरे बता दिए,
फिर प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, नीति आयोग आ गया, खत्म। ये होता है चैप्टर में। इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, इश्यूज रिलेटिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबसे पहला चैप्टर होता है अक्सर किताबों में, जीडीपी वाला चैप्टर जिसको आप लोग कहते हो। आज की डेट में एक बड़ा इशू चल रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसको हम कहते हैं इशू ऑफ इनक्लेव्ड ग्रोथ। इनक्लेव्ड ग्रोथ समझते हो क्या होती है? कॉन्सेप्ट पढ़ा है इनक्लेव्ड ग्रोथ का? इनक्लेव्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हिस्टोरिकल रीजन्स इंडिया के जहां पर ब्रिटिश की कुछ पॉलिसीज के कारण ग्रोथ हुई थी, आज वही रीजन्स ग्रो कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे, छोटे छोटे इनक्लेव्स बन गए। यहाँ पे 4 इकोनॉमिस्ट्स की स्टडीज आती हैं, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है जैकब वीनर। नाम नहीं सुना होगा आपने, जैकब वीनर। और मेंस में लिखना पड़ता है आंसर में, मेंस में स्कॉलर डालने पड़ते हैं, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो स्टडी किस हिसाब से इंडिया का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रही है और वो इशू इंडिया में कैसे अराइज कर रहा है। सिलेबस समझो सर, एवरीथिंग इज देयर इन द सिलेबस। और सिलेबस के बाद अगर आपको, फिर मैं वही बोलूंगा कि आज रात को अगर नींद आ गई तो आप बड़े बेशर्म हो, क्योंकि फिर या तो वही है ना कि सर आप इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं, आप मजे लेने आए हो, टाइम पास कर रहे हो। क्योंकि आपको सिलेबस समझने के बाद सबसे पहली टेंशन घर जाके ये होनी चाहिए कि मेरी 90% किताबें तो घर पे यूजलेस हैं, क्योंकि उसमें सिलेबस का तो कुछ कवरेज ही नहीं है। तो उसका क्या किया जाए? करना कुछ नहीं है, कल दोबारा आना है यहाँ पे, यहाँ लाओ, यहाँ लाइब्रेरी है, दान दे दो। ग्रहण के महीने में दान देना कितनी पुण्य का काम होता है। और अभी तो नवरात्रि भी चल रहे, नवरात्रों में तो दान और भी अच्छा होता है। किसी पंडित को ही दान दे दो हैं, तो तुम अपना फायदा करो ना, दूसरे का नुकसान हो रहा है उससे तुम्हें क्या लेना देना। बेटा जीवन में स्वार्थी बनना बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। अगर इस एग्जाम में तू गांधी बन गया ना तो फिर एंड में गोड से गोली मारेगा गांधी को कोई नहीं पूछता आजकल, 2 अक्टूबर की वो भी छुट्टी वाले दिन लोग परेशान होते हैं, ड्राई डे है तो ये याद रखना, आपको स्वार्थी बनना है, दूसरे का मत सोचो। आप ये चीज सोचो ना कि किसी ने अगर आपको वो गलत किताब बताई थी तो उसने आपका भी तो नुकसान किया था। नहीं, आप किसी का कर क्यों रहे हो? आप दान में दे रहे हो। अब यार दान में अगर बंदा किसी को आटा दे रहा है, वो आटे का बंदा पिज्जा बना के खा जाए, उसको शुगर हो जाए, तो उसमें भी ये थोड़ी कहोगे कि मेरे आटे का दान जो था वो प्रॉब्लमेटिक था। तो आदमी की नीयत खराब थी, उसने आपसे दान लेके घर पे जाके ओवन में पिज्जा बना लिया, आपने तो आटा ही दान किया था तो आपको क्या लेना देना? आप अपनी लक्ष्मीकांत दान कर दो किसी को, अच्छी चीज है। कोई बेचारा यहाँ पे बैठ के पढ़ रहा होगा, अगले 4-6 साल पढ़ता रहेगा, यहीं आना है उसने 300 रुपये लेके मेंबरशिप लेनी पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ने दो अच्छे से, क्या इशू है? थोड़ा सा स्वार्थी होना पड़ेगा सर, इसीलिए कह रहा हूँ घर जाके सोर्सेज एक बार जरा चेक कर लेना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि कल बोरी भर के लाना पड़े जमा करने के लिए कुछ यहाँ। और जितना जल्दी अपने इन्वायरमेंट और अपने पर्यावरण को स्वच्छ करोगे ना, उतना जल्दी आपका माइंड भी फ्रेश होगा। साधु संत हमेशा जंगलों में जाकर क्यों तपस्या करते थे? क्योंकि वो एक प्रिस्टीन इन्वायरमेंट होता है, क्लीन इन्वायरमेंट। अब आप सोचो कि साधु बैठ गया जी एकदम यहाँ पे ट्रिब्यून चौक पे, यहाँ करूंगा जी मैं मेडिटेशन, हो चुकी, गाड़ी कुचल जाएगी उसको। चंडीगढ़ है फिर भी थोड़ा सा वो सैनिटी है, हरियाणा में बैठ जाए कहीं पे तो मैं तो कह रहा हूँ ट्रैक्टर ही आ जाए। तो चीज को समझो, आप घर से कबाड़ निकालो। इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, किताब में इशू एक भी नहीं है। चैलेंज ये है, चैप्टर पूरा पढ़ लिया, नोट्स बना ली, सब कुछ कर लिया, थोड़ा सा ध्यान दो, आगे करो। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। आप देखो जी, यूपीएससी ने सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग लिखा है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट अलग लिखा है। और मेजॉरिटी इकोनॉमिक्स की किताबों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में इंक्लूसिव ग्रोथ का एक पैराग्राफ आपको एंड में मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन लिखी होगी और डेफिनेशन होगी 12th 5-year प्लान की चिपकाई हुई, जो विकिपीडिया पे मिल जाती है। और सिलेबस में सेपरेट मेंशन है टॉपिक का, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। देखा आपने डिफरेंस? आगे लिखो, गवर्नमेंट बजटिंग,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स in various parts of the country, different types of irrigation and irrigation systems, different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport, and marketing of agricultural produce, marketing of agricultural produce, and issues and related constraints, and issues and related constraints, comma, e-technology, e-technology in the aid of farmers, e-technology in the aid of farmers, comma, issues related to direct and indirect farm subsidies, direct and indirect farm subsidies, MSP, PDS and food security, MSP, PDS and food security, comma, technology missions and economics of animal rearing, and economics of animal rearing, comma, food processing industries, scope, significance, scope, significance, location, upstream and downstream requirements, upstream and downstream requirements, and supply chain management, comma, effects of liberalization, effects of liberalization on economy, change in industrial policy, effects on industrial growth, effects on industrial growth, infrastructure and investment models, infrastructure and investment models. देखो इकोनॉमी के सिलेबस के साथ सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि बड़ा क्लियरली मतलब डिफाइंड है, कोई एम्बिगुअस वर्ड नहीं है, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है। और सेम चीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, वो भी लिख लो आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स and applications, developments and applications, and effects in everyday life, comma, achievements of Indians in science and technology, achievements of Indians in science and technology, and development of indigenous technology, awareness in the fields of IT, nanotechnology, computers, space, nanotechnology, biotechnology, and issues related to intellectual property. Issues related to intellectual property, comma, environment and disaster management.
पेपर 3 जो आपका है ना जी, इसमें इकोनॉमी का चंक जो होता है लगभग 125 मार्क्स का होता है। 50% मार्क्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, और बाकी 125 डिवाइडेड होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इश्यूज में, जिसमें अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लगभग 40-45 मार्क्स होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और सिक्योरिटी में होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, 70-75 मार्क्स का वो होता है अप्रॉक्स हर साल। तो वेटेज इस तरीके की है, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर प्रीलिम्स में बिल्कुल उल्टा है, प्रीलिम्स में इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर है, वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो ये फर्क है। सिक्योरिटी का सिलेबस भी बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है, उसको भी लिख लो। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, linkages between development and extremism. Next, role of external state and non-state actors in creating threats to internal security. Creating threats to internal security. Challenges to internal security. Next topic, challenges to internal security through communication networks. Role of media and social networking sites. Basics of cyber security. Money laundering and its prevention. Various security forces and their mandate. Security challenges and their management. In border areas. And linkages between organized crime and terrorism. ठीक है जी। सिक्योरिटी के सिलेबस में एक टॉपिक है जो थोड़ा सा समझ नहीं आता, 2 टॉपिक रादर आई वुड से। वन इज द लास्ट वन दैट यू हैव रिटन, व्हिच इज लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। इसको लोग समझते हैं कि ज्यादातर यहाँ पर हमें चर्चा सिर्फ करनी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है और टेररिज्म क्या है। वो पूछ रहा है लिंकेजेस क्या है, और वो लिंकेजेस क्यों पूछ रहा है, आपको क्यों लगता है? क्या रीजन होगा कि उसने सिलेबस में ये वर्ड इस तरीके से लिखा है, लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पैसा टेररिज्म में लगा था। तो वी आर द वंस फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट गॉट क्रिएटेड। इस रीजन से ये टॉपिक का सिलेबस डिजाइंड इस तरीके से है, पहली बार। दूसरा टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, जो आपने लिखा है, इन क्रिएटिंग थ्रेट्स टू इंटरनल सिक्योरिटी। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट का मतलब क्या हुआ? फॉरेन कंट्री। और वो फॉरेन कंट्री सिर्फ जो है आज की डेट में क्या, अगर हम बोले तो कौन सी होगी? पाकिस्तान होगी, चाइना होगी, क्या यही तो होंगी? फॉरेन कंट्रीज में जो आज की डेट में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए, उसमें टर्की भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें म्यांमार भी है। तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट मीन्स कि कोई एक्सटर्नल कंट्री और नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि क्रिएट किए जाते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स की तरफ से। क्लियर हुआ जी? तो ये सिलेबस है जीएस पेपर 3 का। अब हम आते हैं एथिक्स के पेपर में। एथिक्स के पेपर में मैं एक पहले मिसकंसेप्शन आपकी क्लियर कर दूं। मिसकंसेप्शन लोगों के मन में ये होती है कि एथिक्स के पेपर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है उसका साइकोलॉजी, दूसरा पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पार्ट है फिलोसफी। ये लोगों का परसेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि एथिक्स 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में बटा हुआ है, फिलोसफी के पार्ट में बटा हुआ है, साइकोलॉजी के पार्ट में बटा हुआ है। अगर आप इस नजरिए से एथिक्स को देखोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि एथिक्स के पेपर का सिलेबस पहली बात तो ऐसा है ही नहीं। एथिक्स का पेपर 2 पार्ट्स में है, आपको पता है। पार्ट ए इज थ्योरी एंड पार्ट बी इज द केस स्टडीज। यहाँ पे आप 2 लाइनें लिख लो जो आपको काम आएंगी।
in the ethics paper. In the theory segment, the focus is on application of ethical theories and models, ethical theories and models with ethical thinkers to explain the different ethical phenomena. In case studies, ethical solution has to be arrived through a mixture of ethical thinker and ethical theory. For example, if a case study demands that performing public service is a state of happiness, then this argument must be elaborated through the prism of Kant and J.S. Mill. Kant, K-A-N-T, thinker है Kant, and J.S. Mill, M-I-L-L, J.S. Mill. तो एथिक्स में बेटा तीन चीज़ें हैं, एक होता है एथिकल थ्योरी, एक होता है एथिकल मॉडल और तीसरा होता है एथिकल थिंकर. इन तीन चीज़ों का ब्लेंड अगर आप करोगे तो आप एथिक्स को समझोगे भी और एथिक्स के केस स्टडीज और थ्योरी को दोनों को आंसर कर पाओगे. तो वो पेपर टू पेपर अप्लाई करता है और पूरा पेपर कंसेप्चुअल है. और मेरा मानना ये है कि सबसे ईजीएस्ट पेपर इस मोमेंट पे अगर कोई है तो वो आपका एथिक्स का पेपर है. ईजीएस्ट इसलिए है क्योंकि ये 250 मार्क्स का पेपर है. यहाँ पे एफर्ट कर लिया तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. यहाँ पे कमज़ोर रह गए तो सिर्फ एथिक्स में कमज़ोर नहीं रहोगे बल्कि एसए में भी कमज़ोर होगे, क्योंकि एथिक्स का बहुत बड़ा इम्प्रिंट एसए में होता है. और आप एक कॉमन पॉइंट देखना कि जिन जिन लोगों ने मेंस कभी दिया हो, अगर उनके एथिक्स में मार्क्स कम आए तो उनके एसए में भी कम आए, और अगर एसए में कम आए तो एथिक्स में भी कम आए, क्योंकि एक वीकनेस दूसरी जगह अप्लाई करती है. तो बेटर ये है कि एसए को मास्टर करने के बजाय एथिक्स को मास्टर कर लो, एसए इंप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाता है. ठीक है जी. तो ये सिलेबस है आपका. ये इफेक्टिवली पहली बात तो पूरा याद होना चाहिए, और याद इस नजरिए का होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में जब आप देखो तो इसको फिर आप ऑब्जर्व कर पाओ और देख पाओ कि न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल है. दो काम होते हैं न्यूज़पेपर में. सबसे पहला काम होता है कि आर्टिकल आइडेंटिफाई करना कि कौन सा पढ़ना नहीं पढ़ना है, और दूसरा कि फिर उसको कैसे पढ़ना है. तो यही दो चीज़ें हैं. तो यही अब हमारे टास्क नहीं आगे के, तो ये अब हम कर लेंगे. अब आप ब्रेक ले लो अभी एक